हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो जब भी इसमें फॉर्म निकले तो भरना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्विज़ के माध्यम से, जो कि परीक्षा में पिछले वर्ष के आधार पे जो सवाल बनाए गए हैं उनको हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखो डेली 1 बजे ही आपका क्विज होता है, तो टाइम से आके अब जो आपके साथ के जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ये क्विज सॉल्व करना मत भूलना, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं आज का क्विज। तो ये पहला सवाल तो पढ़ ही लिया होगा, किसका मकबरा भारत में नहीं है। ये जो भी नाम देख रहे हैं ये सब मुगलों के नाम है, लेकिन इनमें से भी कौन सा राइट आंसर है आइए साथ में देखते हैं इसका, ना केवल आंसर बल्कि सॉल्यूशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला सवाल, ऑस्कर किसकी सर्वोत्तम से या किससे संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। बहुत इजी है, हर हर साल मिलता भी रहता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिल्म यानी कि मूवीज के लिए। और अभी इस साल किसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर वो जीव याद कर लो, जीव यानी कि पैरासाइट। तो पैरासाइट को मिला था इस साल का बेस्ट मूवी का अवार्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म जो है आपका, ये पुलित्जर प्राइज से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे कि पुलित्जर प्राइज पूछ लेते हैं किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। और वहीं अगर साहित्य की बात की जाए भारत में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका अवार्ड होता है, उसका नाम क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड किससे संबंधित हो गया, साहित्य से। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, बेस्ट फिल्म ऑस्कर का अवार्ड मिला था पैरासाइट को, पत्रकारिता का यहाँ पे अवार्ड होता है पुलित्जर, और वहीं ज्ञानपीठ किससे संबंधित है आपका, साहित्य से। और विज्ञान में तो आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है, अब बताइए इसका जवाब क्या है। चलिए तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, क्योंकि बाबर का जो है आपका ये भारत में ना होके बल्कि कहां पर था, लाहौर में था। और लाहौर कहां पर है, पाकिस्तान में। अब देखो यहाँ पे बाबर के लिए तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो सबसे पहले बाहर से आया उसी का मकबरा भी क्या है, बाहर ही है, राइट। और वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए तो अकबर का ये जो आपका मकबरा है, ये एग्जाम का बाद कई बार पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा सिकंदरा, ठीक है, आगरा के पास है ये। तो सिकंदरा में है कब्र किसकी, आपका अकबर की। तो अकबर आपके सिकंदर की तरह महान थे, इसको ऐसे यहां पर याद भी कर सकते हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए जहांगीर की, तो जहांगीर शाही थे। तो शाही से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नाम आ जाएगा, हमें याद करना होगा, शाहदरा। तो वहीं फिर से दोहरा देता हूं, बाबर का कहां पर है आपका, लाहौर में। अकबर सिकंदर के समान थे और जहांगीर शाही थे। अब मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, इसको नोट भी याद साथ में कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया यहाँ पे सवाल में कि 14 साल तक की उम्र तक जो फ्री में एजुकेशन दी जाती है ना, शिक्षा दी जाती है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। यहाँ देखो धारा नहीं होगा, यहाँ पे अनुच्छेद होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से बताओगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संख्या बिल्कुल सही लिखी हुई है। चलिए तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 14 साल तक के लिए है ना, ठीक है, तो 1, 4 और 5 याद कर लो, ठीक है। 14 साल तक के लिए, और 45वां क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और वहीं जो आर्टिकल धारा यानी 40 है, ये आपका संबंधित है गांव की पंचायत से। किससे संबंधित है आपका, गांव की पंचायत से। फिर से दोहरा देता हूं, आर्टिकल 25 किससे संबंधित है, मुफ्त शिक्षा से। और आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, गांव की पंचायत से। एक और देख लेते हैं, धारा 14 किससे यानी आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका समानता से, ठीक है।
कोशिश करके मुझसे पहले यहाँ पे जवाब देने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ईजी आंसर है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। बहुत ही अच्छी किताब है पंचतंत्र की, कभी पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए बाण भट्ट की, इनका भी नाम बहुत आता है एग्जाम के हिसाब से। तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित। हर्षवर्धन के ऊपर ये किताब लिखी गई थी। और वहीं कालिदास के द्वारा एक बहुत ही फेमस आपकी किताब लिखी गई है मेघदूत। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र के लेखक, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित, और वहीं कालिदास के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? मेघदूत, ठीक है। जैसे काले मेघ, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कालिदास क्या हो जाएगा? मेघदूत से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण सबसे अधिक कहां होता है? ये भी इजी सवाल में ही आएगा, इसको जल्दी से बताओ लेके। चलिए आपके 10 सेकंड होते हैं पूरे। तो मेरे ख्याल से वायु प्रदूषण से तुरंत आपको यहाँ पे जवाब दिया होगा औद्योगिक नगर। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम लोग? इसको इंग्लिश में कह देंगे इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हमें इसको पता करना है कि वायु प्रदूषण किसके माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं AQI। ये क्या है? तो इसको फुल फॉर्म होता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एग्जाम में देखो बजाय यहां पर आपके वायु प्रदूषण के ये नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या है, इन्हें विभिन्न गैसें जैसे CO हो गई, ठीक है, इसके अलावा SO2 और NO2 हो गया, ये जो गैसेज होती हैं इनके आधार पर पता किया जाता है कि कितना प्रदूषण है। तो इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी गैसें भी पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साथ में इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक दिवस का जन्मदिन किसके लिए मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए शिक्षक दिवस बहुत इजी है, S राधा कृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया फिलोसोफर, राइटर और शिक्षक खुद भी थे वो, और ये हमारे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी थे। तो शिक्षक दिवस जो कि आपका मनाया कब जाता है? 5 सितंबर को। जब आप अपने शिक्षकों को क्या देते हैं यहाँ पे? श्रद्धांजलि हम लोगों को जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? S राधा कृष्णन के नाम पे, जिन्होंने यहाँ पे कौन थे आपके प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि इनके नाम पे कौन सा दिन मनाया जाता है? बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे, ठीक है, क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे। और कौन से दिन मनाया जाता है ये जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसको हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है। चलिए अब ये सारी जानकारी को उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे लंबा है, यहाँ पे सबसे बड़ा होता है उनका इंस्ट्रूमेंट निम्न ऑप्शंस में से। चलिए तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। तो पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए जाने जाते हैं। और वहीं सरोद, अगर सरोद की बात की जाए तो बहुत ही फेमस यहाँ पे प्लेयर हैं इसके, अमजद अली खान, ठीक है। क्या नाम उनका? अमजद अली
खान, ठीक है। तो अमजद अली खान आपके किससे संबंधित हो गए? सरोद से। ये थोड़ा सा छोटा होता है सितार से, ठीक है। और वहीं तबले में तो आपने देखा ही होगा, घुंघराले बाल वाले एक जो यहाँ पे बजाते हैं उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन, ठीक है। तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबले से। और वहीं सरोद अमजद अली खान, और सितार के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? पंडित रवि शंकर, ठीक है। चलिए इसको चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए पहला प्रवचन मेरे ख्याल से अब की बार आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा, सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ में भले ही इन्होंने पहला प्रवचन दिया, लेकिन लुम्बिनी किसके लिए जाना जाता है? अब जरा जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताना। तो लुम्बिनी जो है आपका यहाँ पे उनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे? कमल से। और एक चीज और थी साथ में, कौन सी थी वो था आपका सांड, ठीक है। तो सांड और कमल से दिखाया गया था बुद्ध के जन्म को। और वहीं कुशीनगर उनसे किससे संबंधित है? उनकी मृत्यु से संबंधित है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग एक स्तूप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फिर से दोहराई देता हूं। तो सारनाथ आपका किससे संबंधित था? पहले प्रवचन से। और वहीं लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, जिसे कमल और सांड से प्रदर्शित किया जाता है। और वहीं कुशीनगर आपका मृत्यु से संबंधित है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्तूपा से, ठीक है। चलिए अब इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ का बजट प्रस्तुत होता है, कहां होता है? या तो संयुक्त अधिवेशन में या फिर किस सभा में होता है, यह पूछा गया है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर ये हो जाएगा कि बजट, ठीक है, संसद का था। लेकिन सबसे ज्यादा लोग चुन के किसको कहां भेजते हैं? लोकसभा में। तो बजट भी कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में ही किया जाएगा, राइट। अब देखो बजट की अगर बात की जाए तो इसे आर्टिकल, हमारे संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। यानी बजट के स्थान पे हमारे संविधान में क्या नाम दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। और वहीं बजट को हम लोग किस तारीख में हम लोग प्रस्तुत करते हैं? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है या यहाँ पे पेश किया जाता है 1 फरवरी को ही, ठीक है। ये सारी जानकारी चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, क्योंकि सब एक जगह ही मिलती है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कही जाती हैं, मतलब ये पूछा गया है जो वेद की जो एनालिसिस है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड में। चलिए तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो देखिए जब भी गद्य टिप्पणी की बात आती है ना, मतलब एनालिसिस की बात आती है, तो एक चीज याद रखना कि ब्राह्मण कहा जाता है जो कि उसकी गद्य टिप्पणियां होती हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि जो ऋग्वेद है ना, इससे संबंधित ब्राह्मण का नाम बता दो, व्यक्ति नहीं किताब का, ठीक है। तो यहां पे जवाब हो जाएगा ऐतरेय, ठीक है। एक और हम लोग इसको यहां पे अभी रिवाइज करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण संबंधित है, तो यहां पे जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। फिर से दोहरा रहा हूं कि ऋग्वेद में कौन सा आपका यहां पे ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण। और यजुर्वेद से कौन सा संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। चलिए चाहेगा तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बताइए 10 सेकेंड में।
एंड टाइम अप। तो मेरे ख्याल से इजी रहा होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब कहते थे इसको, ठीक है। लेकिन बगल में देखो ए पे एक और नाम लिखा हुआ, आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ एक चीज याद रखना, जब पहले, आदि का मतलब क्या होता है, पहले, तो जो पहले लिखा गया था ये लिखा गया था गुरु अर्जन देव के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अर्जन देव के द्वारा, ठीक। अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए। कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और फिर जो एंड में जो हमारे सामने अब जो प्रस्तुत होता है उसे क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। समझ में आ गया। पहले स्टार्टिंग में लिखा गया था आदि ग्रंथ, जिसे किसने लिखा था, अर्जन देव ने। वही बाद में कुछ चेंजेस के साथ किस में बदल गया, गुरु ग्रंथ साहब में बदल गया, ठीक है। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस पद पे थे, मतलब ये पूछा गया पेशवा कौन होते थे उनके समय में। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। हिंट के लिए, मोदी जी उस स्थान पर है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पर अगर पेशवा की बात की जाए, ठीक है, जैसे बाजीराव पेशवा, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन ये याद रखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा के अलावा और भी वहां पे पद थे। जैसे जो वित्त मंत्री, जैसे हमारी निर्मला सीतारमन है, तो उस जमाने में उनको अमात्य कहा जाता। क्या कहा जाता, अमात्य, निर्मला सीतारमन को, ठीक है। और वहीं अगर यहां पे देखिए तो जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश में यहां पे सिर्फ न्यायाधीश कहा जाता था, मुख्य शब्द नहीं था। फिर से दोहरा देते हैं कि जो पेशवा होते थे वो कौन होते थे वहां पे, प्रधानमंत्री, यानी कि मोदी जी कौन है, पेशवा हैं। और वहीं अगर निर्मला सीतारमन की बात की जाए तो वो कौन थी, अमात्य हैं। और न्यायाधीश कौन हो जाते थे वहां पे मुख्य नहीं होते थे बल्कि सिर्फ न्यायाधीश होते थे, ठीक है। चलिए अब ये याद हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी। वहीं बाण भट्ट के बारे में हम लोग एक बार यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, हर्षचरित लिखी गई थी। लेकिन अब देखो महादेवी वर्मा, क्योंकि हिंदी के एग्जाम में महादेवी वर्मा से सवाल पूछे जाते हैं, तो दो नाम याद रख लो, एक याद रख लो नीरजा और दूसरा नाम याद रख लो यामा। फिर से दोहरा देता हूं, महादेवी वर्मा के द्वारा एक बुक आपकी किताब कौन सी लिखी गई, नीरजा, और दूसरी कौन सी लिखी गई, यामा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज थे भले ही ग्रीक के अंतर्गत, लेकिन उसमें भी किसके यहाँ पे राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर के यहाँ पे राजदूत कौन थे आपके, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा ही एक किताब का नाम लिखा गया था। क्या नाम था उसका, उसका नाम था इंडिका, ठीक है। और ये किसके शासन काल में आए थे, ये सबसे फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी आता है, उसका नाम है मेगास्थनीज, भारत में आके इंडिका लिखता है। और किसके राजदूत से आया था, वो किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। अब याद हो गया। चलिए शुरू करते हैं अब हिंदी के सवाल। तो यहाँ पे पहला सवाल है आपके लिए, सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। हिंट के लिए वो मध्य प्रदेश में है। तो जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर था, भोपाल में हुआ था, और ये हुआ था आपका साल 2015 में। लेकिन अब अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि लेटेस्ट वाला कब हुआ है, तो लेटेस्ट वाला हुआ, याद रखिएगा, 2018 में ही हुआ था, और वो हुआ था आपका मॉरिशस में। कहाँ पे हुआ था आपका, मॉरिशस में, ना कि भारत में। तो फिर से दोहरा देता हूँ, भोपाल में हुआ है साल 2015 का 10वां, और 11वां हुआ है 2018 में मॉरिशस में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए हवा में हस्ताक्षर पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर हो जाएगा कैलाश वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। और इसी किताब के लिए, यानी हवा में हस्ताक्षर के लिए ही उन्हें साल 2009 का साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं देख लो, तो एग्जामिनर हो सकता है अगर आपसे पुराना पूछ ले तो इनमें से भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैलाश वाजपेयी को मिला है 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हवा में हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेपाली, ओ शाब्जी बोली जाती है। ठीक है, तो हिंदी हो चाहे नेपाली हो, इनमें एक ही लिपि का इस्तेमाल होता है, वो है देवनागरी लिपि का। और बाकी जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी प्रांतीय भाषाएं कही जाती हैं। ठीक है, तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी में, वो है नेपाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीतर्तु शितर्तु का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? जल्दी सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड टाइम अप। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि एक ही यहाँ पे आपका संधि विच्छेद है जो सही शब्दों में निकला है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, यानी कि शीत धन ऋतु। उसी को क्या कहा जाता है? शीतर्तु। तो इसको नोट जरूर कर लेना कि शीत धन ऋतु क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वीषण का संधि विच्छेद जल्दी से बता दो 10 सेकेंड में। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो अन्वीषण, अन्वीषण का अगर हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन ईषण। तो को वी जो है आपका ये टूटता है पहले अनु में, और जो वी है आपका यहां से ये बन जाता है ईषण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं और ये होगा आपका आखिरी सवाल। वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द बताइए। यहां संधि शब्द पूछा गया आपसे, वाणी धन औचित्य का। पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर सोच के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। और एक चीज और, इसको नोट जरूर कर लेना, बहुत ही अच्छे सवालों में आता है ये। चलिए, एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर वाणी धन औचित्य अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको जोड़ें तो यहाँ पे जो सही शब्द आएगा वो आएगा वाण्योचित्त। ठीक है, तो वाण्योचित्य जो है आपका यहाँ पे सही शब्द माना जाएगा। अब अगर बाकी ऑप्शंस में भी देखो आप तो यहाँ पे ड़ा आ गया था इसलिए ये गलत था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे य लेके आए हैं, जबकि यहाँ पे सही वर्ड क्या है, औधन ई। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाण्यो चित्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सही यहाँ पे क्वेश्चंस किए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे फिर से इसी तरीके से क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।